हेलो एवरीवन, मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है कि हमारी क्लासेस जल्द ही लाइव होने वाली हैं। और अगर आप शाम की बात करें तो शाम को 5 बजे हमारे हिंदी के महारथी जोशीला सर वो लाइव आने वाले हैं। तो सभी लोग 5 बजे का इंतजार करिएगा और जरूर से क्लास को अटेंड करिएगा। तो सभी को हिंदू नव वर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करेंगे आज का हम अपना सेशन, जिसमें डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज, साथ ही में होंगे आपके रिवीजन क्वेश्चंस भी। लेकिन उससे पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन बेल मिल पाएंगे। आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही में सेशन को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और अपने कमेंट्स में लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय स्थापित कर रही है। भारत में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस है 12, 16, 14 या फिर 11। तो मैंने आपको कल ही इसके बारे में बताया था, आज के सेशन में ही मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन भी किया हुआ है कि आपका प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बन रहा है। और ये आपका कहां पे बनेगा? ये बनेगा नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पे बन रहा है? नई दिल्ली में बन रहा है, जिसका कि उद्घाटन होने वाला है आपका भी हाल ही में 14 अप्रैल 2022 को। ठीक है, इसके अलावा यहां पे अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने प्रधानमंत्री अभी तक बन चुके हैं, तो मैं आपको बता चुकी हूं कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 14 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिनकी लिस्ट में ऑलरेडी आपको कल के सेशन में करा चुकी हूं। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि आपके रिपीट हुए हैं या फिर दूसरी बार जो है वो बने हैं प्रधानमंत्री, जिनमें कि आपकी कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी हो गई। ठीक है, इंदिरा गांधी हैं जो कि 2 बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके आई.के. गुजराल है, जो कि गुलजारी लाल नंदा जी है, जो कि आपके 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इनका कार्यकाल दोनों बार ही अंतरिम रहा है। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा आपके मनमोहन सिंह हैं, जो कि 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपके ऐसे 4 प्रधानमंत्री हैं जो कि 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और टोटल अगर प्रधानमंत्रियों की लिस्ट की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 14 प्रधानमंत्री अभी तक जो है आजाद भारत में दिए हैं। ठीक है, तो इनको आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद में रखना होगा। ठीक है, पहले आपको पता ही है इस वक्त कौन है, आपको पता ही है इससे पहले कौन थे, ये भी आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं लिस्ट भी आपको दे चुकी हूँ, आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वनिर्मित अरबपति 2022 सूची के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका 40 वर्ष और उससे कम आयु के 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ दुनिया में सबसे आगे है। तो इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आपकी हुरून की जो है वो क्या आई है? लिस्ट आई है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अरबपतियों की लिस्ट आई है और इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी लिस्ट आई है, और इसके तहत आपकी जो है सभी देशों में रैंकिंग की गई है कि किस देश में सबसे ज्यादा अरबपति पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर अरबपतियों की बात करें तो टॉप नंबर पे कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो कौन सा देश हो जाता है? ये हो जाता है चीन। ठीक है, चाइना। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। और भारत के स्थान की बात की जा रही है तो भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं बट आप इसको कर सकते हो। एक ऑप्शन क्या है? चौथा स्थान है भारत का। और 5वें नंबर पे जो आपकी कंट्री आएगी वो कौन सी हो जाएगी? स्वीडन।
ठीक है, कौन सी हो जाएगी? स्वीडन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत की रैंकिंग क्या है? चौथा है। अरबपतियों की लिस्ट में, अरबपतियों की रैंकिंग में जो सबसे ज्यादा, अगर हम अरबपति बात करें तो वो यूएसए में है, उसके बाद आपका चाइना में, फिर यूनाइटेड किंगडम में, फिर उसके बाद भारत, और 5वें नंबर पे स्वीडन। और अगर बात करें कि 40 से कम उम्र की जो एज है उसमें अगर कौन सबसे सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा जिसके पास पैसे हैं, तो वो कौन हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपके फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस शहर में एक भारतीय आभूषण प्रदर्शनी आईजेक्स भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? दुबई, काठमांडू, मुंबई या फिर लंदन। ठीक है, तो कहां पे अभी पीयूष गोयल जी ने जो है उद्घाटन किया है आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 से लेकर 2026 तक 4 वर्षों के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ऑप्शंस क्या क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, किरण रिजिजू, यहाँ पे आपका किरण रिजिजू होगा, हेमंत बिश्वा शर्मा होगा, और लास्ट ऑप्शन है तरुण गोगोई। ठीक है, तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1934 में, और लगातार दूसरी बार जो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं वो है हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार की, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार का इस बार कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। फिर अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार का जो है शुरुआत कौन से वर्ष से हुई थी, तो वर्ष 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, और अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है प्रदान किए हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो कि नंबर 1 पे आया है? ऑप्शंस क्या क्या है? उत्तर प्रदेश या फिर आपका कर्नाटक और गुजरात। तो नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, टॉप राज्य की अगर हम बात करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको सेकेंड एंड थर्ड रैंकिंग भी पता होनी चाहिए कि अगर टॉप में उत्तर प्रदेश है तो सेकेंड नंबर पे कौन सा राज्य है? सेकेंड नंबर पे आता है हमारा राजस्थान, जिसका अभी हाल ही में हमने स्थापना दिवस मनाया है। किस दिन मनाया है? 30 मार्च को हमने इसका स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो ये भी आप रिलेट करते चले, याद करते चलिए साथ में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य हो जाएगा जो कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में तीसरे नंबर पे आया है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो टॉप 3 राज्य जिनको की राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाता है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया। ठीक है, और इसमें आपको इसका जो लेखक हैं, इसको जो विमोचन किया वो किसने किया? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। तो आपको बताना है कि इसके लेखक आखिर कौन हो जाएंगे? राजीव भाटिया, प्रकाश कुमार सिंह, सागरिका घोष या फिर के श्यामा प्रसाद। तो स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, इसके लेखक का नाम है के श्याम प्रसाद। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? के श्याम प्रसाद। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका अभी अगले निदेशक के रूप में यहां पे नियुक्त किया गया है डॉक्टर रेणु सिंह को। आपको बताना क्या है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पुणे हो गया, देहरादून हो गया, शिमला हो गया या फिर गुवाहाटी हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वन अनुसंधान संस्थान की, तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था वर्ष 1906 में। और अगर हम बात करें कि ये कहां पर स्थित है, तो इसका जो
हेडक्वार्टर है वो कहां पर हो जाता है, देहरादून में हो जाता है। क्लियर है, याद रहेगा सभी को, याद रखेंगे कि आपका वन अनुसंधान संस्थान। देखो अभी क्या होता है कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि हमेशा जो स्टैटिक जीके आता है या फिर जो भी जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है कि अभी इनकी नई नियुक्ति हुई है, किसकी, डॉक्टर रेणु सिंह की। और ये कौन है, ये आपकी जो है नई निदेशक बनी है वन अनुसंधान संस्थान की। अगर एग्जामिनर को मन हुआ करंट अफेयर्स ना पूछने का और वो कहे कि नहीं हमें आज जनरल अवेयरनेस पूछना है, या वो करंट अफेयर्स पढ़ रहा है तो उसी से उसको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बनाने, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई बताइए वन अनुसंधान केंद्र का जो है वो मुख्यालय कहां पर है, या फिर ये कहां पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे कहां पर हो जाएगा, देहरादून में। क्लियर, तो इसी तरह से आपको सारे संस्थान की लिस्ट भी याद होनी चाहिए। स्टैटिक जीके का मतलब क्या है, जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक संस्थान आ गया, कोई केंद्र आ गया, तो वो सारी आप लिस्ट बना लीजिए और उसके साथ में याद करते चले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो अगर राष्ट्रीय जल पुरस्कार की अभी हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, राजस्थान है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, राजस्थान है। और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा राज्य है, ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, 57। ठीक है, ये आपके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें टोटल जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनका नंबर 57 है। और अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग में आपके कौन कौन से राज्य आते हैं, ये आपको टॉप 3 राज्य दिए गए हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून रिपोर्ट 2022। अभी हुरून की अरबपतियों की लिस्ट आई है। ठीक है, बताया था मैंने, टॉप 5 राज्यों को भी याद करा चुकी हूं कि हुरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे चित्रित किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले तो हुरून रिपोर्ट की, तो हुरून रिपोर्ट 2022 में, ठीक है, अगेन अगर टॉप 5 देशों की मैं बात करूं तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कौन से हैं वो टॉप 5 देश। ठीक है, तो टॉप 5 देश कौन कौन से हो जाएंगे, यूएसए, ठीक है, फिर उसके बाद सी से चाइना, फिर अगेन यूके, देन इंडिया, और फिर उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, स्वीडन। ठीक है, तो यूसी यूआईएस, सिंपल से ट्रिक है, यूसी यूआईएस, यूसीयूआईएस। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सबसे अमीर इंसान है दुनिया का 40 वर्ष से कम उम्र में। ठीक है, तो डस्टिन मॉस्कोविस बिल्कुल नहीं, ये आपके तीसरे या चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं ब्रायन चेस्की, तो ये भी नहीं है। सैम बैंकमैन फ्राइड, ये भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान अगर 40 वर्ष से कम उम्र के लिए पूछे तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग जो कि एफबी फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है, फेसबुक सभी चलाते होंगे, फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अभी आपका जो है कतर में फुटबॉल विश्व कप चल रहा है 2022 का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वर्ल्ड कप कब होने वाला है, कहां पे होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है कि कतर में ये शुरू हो गया है। लेकिन अभी क्वेश्चन एक मतलब एक रिकॉर्ड बना है कि 36 वर्षों के बाद एक टीम ने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए। ऑप्शंस क्या क्या है, मैक्सिको, पोलैंड, आयरलैंड या फिर कनाडा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है कनाडा, जिसकी अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी कौन सी हो जाएगी, ओटावा हो जाएगी। और यहाँ पे जो आपकी करेंसी है वो क्या है, कैनेडियन डॉलर। ठीक है, कैनेडियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा किस दिन को 2022 से
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए नामित किया गया है? ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आपका एक दिन नियुक्त किया गया है जिस दिन को हम हर वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो वो डेट क्या है? 27 अगस्त, 4 अप्रैल, 31 मार्च या फिर 5 अक्टूबर। तो किस दिन को हम मनाएंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को हर वर्ष अब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 स्टार है, जरूर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, लिख के रख लो कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए एक और दिवस को देख लेते हैं, अर्थ आवर डे। ठीक है, जिसको कि हम अर्थ आवर डे कहते हैं। ठीक है, इस दिन को हर साल किस दिन मनाया जाता है? क्या होता है इस दिन? इस दिन पूरी अर्थ को में बिजली की बचत के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए सारे घरों की बिजलियां या फिर जो है जितने भी ऑफिसेज हैं सबको 1 घंटे के लिए कम से कम बंद कर दिया जाता है, ताकि जो है कुछ तो बिजली की बचत हो सके। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन और जितने आपके पीएम ऑफिस थे ये सभी 1 घंटे के लिए बंद थे। और ये किस दिन मनाया जाता है? मार्च के अंतिम रविवार, 25 मार्च को, 28 मार्च को या फिर मार्च के अंतिम शनिवार को। तो ये किस दिन मनाया जाता है? हर वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है अर्थ आवर डे। ठीक है, बिजली की बचत के लिए और जो आपकी अर्थ को सेव करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2022 में भारत के किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में आपका विंग्स इंडिया 2022 आयोजित किया गया, जिसमें कि जो है कई सारे हवाई अड्डों को अवार्ड्स दिए गए। और इसमें अगर हम बात करें कोविड चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है? सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप याद करने के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करना है तो कैसे कर सकते हो? कोविड चैंपियन, ठीक है, किससे शुरू हो रहा है? को से शुरू हो रहा है। ठीक है, को से कोविड, को से कौन सा हवाई अड्डा? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इस तरह से अगर आप रिलेट करेंगे अपने माइंड में, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए याद करेंगे चीजों को, तो बहुत आसानी से चीजें याद हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोविड चैंपियन किसको मिला है? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार दिया गया है विंग्स इंडिया 2022 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक इंस्पायरिंग कहानियों के एक साथ लाने के लिए स्वयंसेवी संचालन पहल के रूप में शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? ठीक है, अभी आपका एक वेब पोर्टल आया गया है जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड जो भी प्रेरक कहानियां हैं उन सभी को प्रदर्शित किया जाएगा। ऑप्शंस क्या क्या है? मोदी स्टोरी, मोदी कॉर्नर, मोदी लाइफ या फिर मोदी वर्ल्ड। ठीक है, तो वेब पोर्टल है और लेकिन वेब पोर्टल पे ध्यान नहीं देना है। कहां पे ध्यान देना है आपको? यहाँ पे ध्यान देना है कहानियों को से। ठीक है, तो कहानियां कहां पे होती है? कहानियों की इंग्लिश क्या होती है? स्टोरी होती है। तो याद कैसे करेंगे? वेब पोर्टल का नाम मोदी स्टोरी। ठीक है, तो जब भी आपकी बात करेंगे इस तरह से आप चीजों को रिलेट करते जाइए, याद करते जाइए। करंट अफेयर्स भी बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मोदी स्टोरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज भी मैं ऑलरेडी आपको क्लास में करा चुकी हूं। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण अभी आयोजित किया गया और किस टीम ने इसको जीता है? सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस क्या क्या है? मलेशिया, बांग्लादेश, भारत या फिर दक्षिण कोरिया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस वलसुरा को राष्ट्रीय रंग भेंट किया। यह आईएनएस वलसुर
किस शहर में स्थित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक अवार्ड दिया, राष्ट्रपति रंग भेंट किया, और ये कौन से शहर को भेंट किया है, ये किया है वलसुर को, आईएनएस वलसुर को। तो आपको बताना है कि ये किस शहर में स्थित है, गुरुग्राम, जामनगर, जमशेदपुर या फिर नागपुर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनगर। और स्ट्राइक करिए, ठीक है, रिलेट करिए तुरंत ही यहां से कि जामनगर की अगर बात आई है तो मैम आपने बताया था कि जामनगर में तो कुछ और भी हुआ है। तो जामनगर में क्या हुआ है कि अभी आपकी पारंपरिक चिकित्सा को लेकर के, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इस केंद्र को कौन स्थापित करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत के बीच में समझौता हुआ है कि एक पारंपरिक चिकित्सा को लेकर के केंद्र जो है वो बनाया जाए, और वो कहां पे बनाया जाएगा, जामनगर, गुजरात में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह से आप चीजों को रिलेट करिए। और एक आपको एक और चीज मिल गई यहां से जामनगर से रिलेटेड कि राष्ट्रपति रंग भेंट किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, किसको, जामनगर को। ठीक है, आईएनएस वलसुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विंग्स इंडिया 2022 में सामान्य श्रेणी के तहत किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है कि अभी तक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन, कोविड चैंपियन किसे चुना गया। तो कोविड चैंपियन में को से आपने याद किया कोविड, को से याद किया कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हो जाते हैं, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किसका करेक्ट आंसर क्या है, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी ट्रिक नहीं बन पाएगी, इसको आपको एज इट इज याद रखना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए, ये हो जाएगा आपका केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया है। स्विस ओपन 2022 किसने जीता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो याद रखेंगे पीवी सिंधु ने जीता है। अगर क्वेश्चन को घुमाना हो तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको हराया है। तो ऑप्शन क्या क्या है, पोर्नपावी चोचुवोंग, या फिर बुसनान ओंग ब्रामंगफान, या फिर यो जियामिन, या फिर रथ चानोक इंतानोन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोसानान ओंग ब्रामंगफान। क्लियर है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। ऑप्शंस क्या क्या हैं, जॉर्ज पिंडर, ठीक है, इग्नासियो रॉड्रिगेज, एंड्रिया रेनाल्डो, या फिर विल्फ्रेड ब्रटसैट। ठीक है, तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता कौन चुने गए हैं, ये चुने गए हैं विल्फ्रेड ब्रटसैट। ठीक है, विल्फ्रेड ब्रटसैट, याद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी आपके देखो यहाँ पे स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी दिए गए हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी दिए गए। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में आपके जो कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश हो जाता है, सेकेंड नंबर पे राजस्थान है, और थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका तमिलनाडु। और स्टॉकहोम की अगर बात करें तो उसके विजेता, जल पुरस्कार के विजेता कौन है, विल्फ्रेड ब्रटसैट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विश्व रंगमंच दिवस विश्व स्तर पर इनमें से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, 28 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, या फिर 25 मार्च। तो विश्व रंगमंच दिवस या फिर वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 मार्च को। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस जिनका हमने डिस्कशन किया। इससे पहले आगे बढ़े, अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, उन सभी की पिक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो अभी हाल ही में एक और जो है साइट है जिसको कि जोड़ दिया गया है इस लिस्ट में। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में मेघालय लिविंग
रूट, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आपकी जो है एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया है। तो मेघालय के 70 से अधिक गांवों के लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। दो सूची होती है, एक स्थायी सूची होती है, एक अस्थायी सूची होती है। स्थायी सूची मतलब वो हमेशा के लिए जो है साइट रहेगी, लेकिन अस्थायी का मतलब ये है कि कुछ सालों के लिए उसको जो है वो क्या किया गया है, उसको शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो अस्थायी सूची में किसको शामिल किया गया है? लिविंग रूट ब्रिज को। और ये भी आपके एग्जाम के लिए 3 स्टार क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले मैं अगर कुछ और भी लिस्ट है उनको डिस्कशन करना चाहूंगी कि और कौन कौन से आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में। सारे के तो डिस्कशन नहीं हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ही हैं क्योंकि, तो लेकिन कुछ के आपके डिस्कशन यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें अलोरा केव्स, अलोरा की गुफाएं, ठीक है, ये आपकी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, महाराष्ट्र में है। इसी के साथ में अजंता की भी जो आपकी गुफाएं हैं ये भी आपकी किस में आती हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। ठीक है, आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला, ये भी आगरा फोर्ट, ये भी आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। इसके अलावा ताजमहल, ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होता है। ठीक है, और आपके जो है कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके महाबलीपुरम के, ठीक है, महाबलीपुरम के जो आपके महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी जो है शामिल किया गया है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब कि कुछ आपके ऐसे स्मारक हैं जिनको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपके मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी आपकी आती है। और काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी आपका किस में आता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आपको यहाँ पे दिखा चुकी हूँ इंडिया की, बाकी आपको कमेंट में बतानी है और कौन कौन सी साइट्स हैं जो छूट गई हैं। और फिर उसके आगे जब भी आपका नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें मैं आपको एक लिस्ट लेकर के आऊंगी जिसमें सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आपको क्लास में ही डिस्कशन करा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में क्या लिखा हुआ है? बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक, तो अभी हाल ही में बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है। ठीक है, और इसमें कौन कौन शामिल हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बिम्स्टेक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिम्स्टेक होता क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है ये आपका, ठीक है, जिसमें कि आपके 7 कंट्रीज हैं, 7 देश है जो उसका भाग होते हैं। कौन कौन से देश हैं? ठीक है, एक तो हो गया आपका नेपाल, यहाँ पे आप फ्लैग देखते चलिए। फिर हो गया आपका श्रीलंका, ठीक है, इसके अलावा आपका इंडिया है, ठीक है, म्यांमार है, और इसके अलावा भूटान है, ठीक है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और थाईलैंड। ठीक है, तो ये आपके 7 देश हैं जो कि इसका हिस्सा है बिम्स्टेक का। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज क्या हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से यानी वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड के माध्यम से 5वें बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक के सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक का सम्मेलन का इस वर्ष कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था। भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? श्रीलंका सरकार कर रही है, इसके द्वारा की गई थी, जो बिम्स्टेक का अध्यक्ष राष्ट्र था, और वर्ष 2018 से ये इसका अध्यक्ष राष्ट्र बना हुआ है। शिखर सम्मेलन के समापन पर थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष के राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला। वर्ष 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना
25वां वर्ष है। ठीक है, तो स्थापना का कौन सा वर्ष है? 25वां वर्ष है। और अब जो आपके अध्यक्ष बने हैं वो कौन सा देश बन गया है? वो बन गया है थाईलैंड। और ये बन जाता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब आपकी जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा थाईलैंड। और बिम्स्टेक की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को, 1997 में। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? इसका मुख्यालय है आपका ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एक लचीले क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं और स्वस्थ लोग, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। बिम्स्टेक 7 दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, और नेतृत्व को देश के नामों के वर्णानुक्रम में घुमाया जाता है। बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में है। तो स्थायी सचिवालय मैंने आपको बता दिया ढाका का में है, बांग्लादेश में है। और जैसा इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है वैसे वैसे इनकी मेजबानी जो है वो आगे बढ़ती जाती है। जैसे श्रीलंका के बाद में एस के बाद में क्या आएगा? टी आएगा। तो अब कौन सा देश हो गया है मेजबान देश? ये हो गया है थाईलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? आपका बांग्लादेश आ जाएगा, क्योंकि बी से स्टार्ट होता है। देन भूटान आ जाएगा। ठीक है, फिर भूटान के बाद कौन सा आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं मीराबाई चानू को, जिन्होंने फिर से एक पदक जीता है। तो चलिए देखते हैं मीराबाई चानू। ठीक है, पदक जीतने के साथ ही में इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द वुमेन अवार्ड भी जीता है। ठीक है, तो मीराबाई चानू ने जीता है बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन ऑफ द पुरस्कार। और ये किस वर्ष का पुरस्कार है? 2021 का। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडिया संस्करण जीता। चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया जब वे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। चानू ने 2017 में विश्व चैंपियन अनाहेम में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार 18 वर्षीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को प्रदान किया गया है, जो हाल ही में न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप में खेल रही हैं। 2021 में वर्मा ने राष्ट्रीय टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर, पुरुष या फिर महिला बन गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। आप पिक्चर में देख सकते हैं आप सभी के फेवरेट विराट कोहली को। ठीक है, और इनको मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी जो है वो घोषित किया गया था। और अभी हाल ही में जो है ये इसमें शीर्ष पे है, यानी कि नंबर 1 पे है। तो डफ एंड फेल्प्स, ये आपकी एक कंपनी है, डफ एंड फेल्प्स नाउक्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में विराट कोहली शीर्ष नंबर पे बने हुए हैं। यानी कि अगर सेलिब्रिटी में बात किया जाए कि टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी कौन है, तो ये है आपके विराट कोहली। ठीक है, तो डफ एंड फेल्प्स नाउक्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 7वें संस्करण शीर्षक में का शीर्षक क्या है? डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0, डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0। और इसके अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया था। विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 2020 में कितनी थी? 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 2021 में 185.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आलिया भट्ट जो है वो 68 नंबर पे हैं, 68.1 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के स्थान पर चौथे स्थान पर हैं। और सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी भी बन गई हैं। वे शीर्ष 10 में सबसे कम उम्र की हस्ती हैं और वह बॉलीवुड की महिला अभिनेताओं में से सबसे मूल्यवान ब्रांड भी हैं। और अभी हाल ही में उनकी नई पिक्चर लॉन्च की गई है गंगूबाई, जो कि एक बायोपिक है। और आप सभी को वो पिक्चर जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे एक
बहुत अच्छा मैसेज जाता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है, गंगूबाई के ऊपर मूवी बनाई है और उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग भी की है। तो आप सभी ने पिक्चर नहीं देखी है तो देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी रहता है, ठीक है। सिर्फ एक कहावत है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, यानी कि अगर आप सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है पीछे हो रहे हैं और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा आप जो है उसको ध्यान में रखिए और थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर पे आपकी अगर हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर 1 पे कौन है? विराट कोहली है, ठीक है, सेलिब्रिटी की रैंकिंग में। नेक्स्ट नंबर पे आपके सेकंड नंबर पे रणवीर सिंह आते हैं, थर्ड नंबर पे अक्षय कुमार है, फोर्थ नंबर पे आलिया भट्ट है और फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं MS धोनी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे एक ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। ट्रिक कैसे बना सकते हैं? वी रा मतलब, ठीक है, विराम यहाँ पे आपकी ट्रिक बनेगी, या आप वीर आम भी कह सकते हो, ठीक है। विराम कैसे बनेगी? वी से विराट कोहली, र से रणवीर, अ से आपके दो नाम आ जाएंगे अक्षय कुमार और आलिया भट्ट, और एम से आ जाएंगे आपके पांचवा नाम MS धोनी। तो पांच नाम आप याद रख सकते हैं विराम से। टॉप 5 नेम: विराट कोहली, र से रणवीर सिंह, अ से अक्षय कुमार और आलिया भट्ट, चौथे और तीसरे और चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी एक समझौता हुआ है और इस समझौते में जो है किसने के द्वारा ये समझौता कराया गया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो असम और मेघालय ने 6 विवादित जिलों में सीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी आपका जो है सीमा का मुद्दा चल रहा था, यानी कि जिलों की सीमाओं का मुद्दा चल रहा था असम और मेघालय के बीच में, और इसमें समझौता किसने कराया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए असम और मेघालय के बीच में 12 विवादित स्थानों में से 6 में अपने 5 दशक लंबे सीमा विवाद को हल करने पर सहमति व्यक्त की, और असम और मेघालय के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा और कोनराड संगमम ने क्रमशः शाह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। समझौता दोनों देशों के बीच में था, और दोनों देशों के बीच में नहीं था, ये दोनों आप कह सकते हो राज्यों के बीच में था, ठीक है, दोनों राज्यों के बीच में था। और कितना था ये? आपकी 884.9 किलोमीटर की सीमा के साथ में 12 बिंदुओं से 6 में लंबे समय से चल रही असहमति को समाप्त कर देगा। क्लियर है? तो ये फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जो आपके 2 राज्य हैं जिनके बीच में अभी जो सीमा विवाद था उसको खत्म करने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको ऑप्शन दे सकता है असम और अरुणाचल प्रदेश, या फिर मेघालय और मणिपुर, या फिर नागालैंड और मेघालय, या फिर असम और मेघालय। तो ध्यान रखना है करेक्ट आंसर क्या है? असम और मेघालय। गृह मंत्री के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों राज्यों के बीच में 70% सीमा मुद्दों का समाधान हो गया है और उन्हें शेष स्थानों के लिए शीघ्र ही समाधान खोजने की उम्मीद भी है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल असम के साथ में कितनी सीमा साझा करते हैं? 2743 किलोमीटर। और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सभी को एक साथ सीमा विवाद भी है, तो इसको भी यहाँ पे जो है वो किसी तरह से खत्म किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आयंस, यानी कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ठीक है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम आयंस, और अभी इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो आयंस समुद्री अभ्यास 2022, जिसको कि हम आईमेक्स 2022 भी कहते हैं, कहां पर संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है अरब सागर में। तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम आयंस समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण, ठीक है, 26 से 30 मार्च 2022
तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में सदस्य देशों की नौसेनाओं की अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और इस अभ्यास के को क्षेत्रीय नौसेनाओं के लिए क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए सामूहिक रूप से सहयोग करने और प्रतिक्रिया देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्लियर है? इसके अलावा जो IONS है, इसके 25 सदस्य देशों में से 15 देशों की नौसेनाओं ने अभ्यास में भाग लिया। IMEX 2022 का हार्बर चरण 26 और 27 मार्च को गोवा में मार्मागुआ बंदरगाह पर आयोजित किया गया था, जबकि सागर चरण जो है वो 28 से 30 मार्च 2022 तक अरब सागर में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर के तटीय राज्यों के बीच में द्विवार्षिक बैठकों की एक श्रृंखला है और फोरम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2007 में। लेकिन अगर इसका हम संगठन की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन हुआ है इस संगोष्ठी का, वो कब हुआ है? ये आपका पहला संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? भारत और सेशल्स परीक्षा अभ्यास, अभी आपका एक देश है सेशल्स, और भारत और सेशल्स प्रशिक्षण अभ्यास लामितीय 2022 के नवे संस्करण का हाल ही में समापन हुआ है। तो भारत सेशल्स संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नवा संस्करण, जिसका नाम क्या है? लामितीय 2022 को संपन्न किया गया। ठीक है, 10 दिनों के लंबे अभ्यास के अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त संचालन करने की क्षमता विकसित करने के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच में रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ावा देता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम सेशल्स की बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए, और सेशल्स की राजधानी क्या है? ये है आपकी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया नहीं है, सिर्फ विक्टोरिया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा और गलत मत करिएगा। ठीक है, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो सेशल्स रुपी चलती है। ठीक है, सेशल्स रुपए। और वेवल राम केवलन यहाँ पे कौन है? प्रधानमंत्री हैं, वेवल राम केवलन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, CM चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई ने किया है इन्वेस्ट कर्नाटका ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ। तो अभी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, इन्होंने इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किया, जो कि 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है और ये एक प्रमुख निवेश कार्यक्रम का शुभारंभ, एक प्रमुख निवेशक कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन्वेस्ट कर्नाटका ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने। इस लॉन्च इवेंट का आयोजन गार्डेनिया में उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाता है। जिम 2022 की विषय वस्तु क्या है? बिल्ड फॉर दी वर्ल्ड। ठीक है, बिल्ड फॉर दी वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्विक हो रहा है क्योंकि चीजें बहुत ही सिंपल सी हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है, बाकी आपको बहुत ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। इन न्यूज में भोक्ता जाति का SC सूची से हटाने के लिए राज्यसभा ने किया है विधेयक पारित। तो अभी आपकी जो एक जाति है भोक्ता जाति, इसको जो है राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ है और इसको जो है वो शेड्यूल कास्ट की जो सूची है उससे हटाया जाना है। तो राज्यसभा ने 31 मार्च 2022 को झारखंड में अनुसूचित जाति की सूची से भोक्ता जाति को हटाने और राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ अन्य समुदायों को शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो यहाँ पे आप समझिएगा क्वेश्चन को कि आपसे क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 तरह से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि भोक्ता जाति किस जगह पर पाई जाती है, किस राज्य की है? तो झारखंड की है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको जो है मतलब कहाँ से विधेयक पारित हुआ है, इसको
हटाने के लिए, तो कहां से हो गया विधेयक, मतलब ये राज्यसभा से। संविधान SC ST आदेश संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित किया गया और विधेयक झारखंड में एसटीज की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए ST आदेश की अनुसूची में भी संशोधन करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मिशन 100% मिशन 100% विद्युतीकरण। तो अभी आपका हाल ही में कोंकण रेलवे है जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो पूरा कर लिया है। तो कोंकण रेलवे ने पूरे किए सतत विकास के नए मानदंड और 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन इसने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन 100% विद्युतीकरण किस रेलवे ने जो है अभी पूरा किया है, तो कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया और 30 मार्च 2022 को अपने पूरे खंड का 100% रेल विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। पूरे 741 किलोमीटर मार्ग के विद्युतीकरण के लिए 2015 में आधारशिला रखी गई थी और भारत सरकार रेलवे को 100% विद्युतीकरण, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की जो है वो की ओर बढ़ रहा है और इस परियोजना पर काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि आपका रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन चल रहा है और वो आगे चलता रहेगा। और इसमें अगर सबसे पहले किसी रेलवे ने अपना विद्युतीकरण पूरा किया है तो वो कौन सा हो गया है, कोंकण रेलवे। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस के साथ में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।